गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन को फिर से कंटिन्यू करते हैं। इसके प्रीवियस टॉपिक में आपने पढ़ा था कि वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। आखिर क्यों संविधान बनाने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि आप सबको मेरा पिछला वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान कैसे बना। तो किताबें खोल लीजिए और उसके बाद लाइन बाय लाइन ध्यान दीजिएगा कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो ग्रोन अप अंडर वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसका निर्माण बहुत ही कठिन परिस्थितियों में हुआ था। द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वाज नॉट एन ईजी अफेयर। इंडिया जैसे विशाल देश का संविधान बनाना इतना आसान नहीं था। क्यों नहीं आसान था? क्योंकि इंडिया एक तो बहुत बड़ा विशाल भूभाग है, बहुत विशाल देश है, और दूसरे यहाँ डाइवर्सिटी बहुत है, मतलब बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। विभिन्नताएं क्या चीज़ में? सिर्फ धर्म में नहीं, यहाँ कास्ट में, क्षेत्रीयता में, कल्चर में, रहन सहन में, खान पान में, मतलब अगर आप देखिए पंजाब चले जाइए, कश्मीर चले जाइए, उधर आप हिमाचल चले जाइए, इधर फिर आप उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, सब जगह की अलग अलग बोली, खान पान, रहन सहन एकदम बिल्कुल डिफरेंट है। और इस विभिन्नता को मिलाकर कॉमोडेट करना, एक साथ करना बहुत एक डिफ़िकल्ट काम है ना, कि एक ऐसा नियम बनाना जिसमें कि सभी धर्मों को भी समान आदर मिले, सबके कल्चर को भी किसी को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं रह सके, लोग देश के दूसरे भाग में भी जा कर के उन्हें अपने क्षेत्र जैसी ही फीलिंग हो, सभी कास्ट को समान अधिकार मिले, है ना। तो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था कि जो सभी के हित में हो। तो फिर आगे देखिए कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, एक नए देश भारत का जन्म हुआ, तो उस समय क्या था? हमारा देश आज़ाद किस बेसिस पर हुआ था? हमारा देश आज़ाद ही पार्टीशन पर हुआ था। मीन्स हमारे देश के दो टुकड़े हो गए थे आज़ादी के समय, इंडिया और पाकिस्तान। तो ये दो जो हिंदू और मुस्लिम्स पर हुए थे। तो ये जो मतलब कि इतना टफ टाइम था उस समय के नेताओं के लिए कि उन लोगों ने तो कल्पना भी नहीं की थी। उन लोगों ने तो ये कल्पना भी नहीं की थी कि जब वो मतलब कि आगे हम लोग पढ़ेंगे कि पहला जो कॉन्स्टिट्यूशनल सभा का जो आयोजन हुआ था उस समय तो नेताओं ने ये कल्पना भी नहीं की थी कि आगे ऐसा कुछ होगा, कि हमें पार्टीशन का दर्द झेलना होगा। लेकिन हमें पार्टीशन विभाजन का दर्द हमारे पूर्वजों को झेलना पड़ा। तो उस समय नेता आज के जैसी स्थिति नहीं थी, उस समय स्थिति बहुत ही विकट थी, और नेताओं के समय एक नए कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करना एक बहुत बड़ी समस्या थी। फिर आप देखिए कि एटलीस्ट 10 लाख पीपल वे किल्ड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर इन पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस। हिंसा में 10 लाख से भी अधिक लोग इंडिया और पाकिस्तान की तरफ बॉर्डर में मारे जा चुके थे। उसके बाद है जो एक दूसरी भी समस्या थी कि जो ब्रिटिश थे, वो ब्रिटिश हमारे इंडिया को जब छोड़े, जब आज़ादी मिली, तो इतना वो फूट डालो शासन करो की नीति में वो अंग्रेज विश्वास करते थे। वो क्या कर दिए कि इंडिया में जितने सारे स्टेट्स हैं तो पता ही है कि जैसे अब हैदराबाद,
कश्मीर या फिर आपको और दूसरे स्टेट जहाँ राजा रजवाड़ों का शासन था, तब उन लोग पर छोड़ दिए कि मतलब कि इंडिया, मतलब कि अगर आपको इंडिया में रहना है या पाकिस्तान जाना है, ये आपकी मर्जी। अब आप भारत का मैप देखिए, भारत का मैप अगर आप देखेंगे और समझेंगे तो आप देखेंगे कि हम हैदराबाद कहाँ पर है। अब आप सोचिए कि अगर हैदराबाद पाकिस्तान में चला जाता तो क्या स्थिति होती इंडिया की मैप की। तो नेताओं को, वहाँ के निज़ाम को भी अपनी तरफ मिलाना था, क्योंकि निज़ाम तो मुस्लिम थे और पाकिस्तान एक मुस्लिम बहुल कंट्री ही थी। आप सोच सकते हैं कि कितनी कठिनाई हुई होगी, कल कीजिए। तो फिर है कि द मर्जर ऑफ दिस प्रिंसली स्टेट्स वाज ए डिफ़िकल्ट एंड अनसर्टेन टास्क। ये जो मैंने अभी आपको समझाया कि ये बहुत ही कठिन काम था। When the Constitution was being written, जब संविधान लिखा जा रहा, मतलब लिखना शुरू हो चुका था, the future of the country did not look as secure as it does today। उस समय भारत का भविष्य इतना सिक्योर, इतना सुरक्षित नहीं दिख रहा था जितना कि आज है। The makers of the Constitution had anxieties about the present and the future of the country। जो भी संविधान को बनाने वाले, संविधान को लिखने वाले नेता थे, वे उस समय के वर्तमान भारत और भविष्य को, भारत को लेके बहुत ही आशंकित थे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ें। द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान कैसे बना, देखते हैं। Despite all these difficulties, there was one big advantage for the makers of the Indian Constitution. Unlike South Africa, they didn't have to create a consensus about what a democratic India should look like. Much of this consensus had evolved during the freedom struggle. तो अब देखिए कि इतनी सारी आशंकाओं के बावजूद, इतनी सारी कठिनाइयों के बावजूद भी हमारे जो संविधान निर्माता थे कि उनके पास एक बहुत बड़ा लाभ, संविधान को लिखने में एक सबसे बड़ा लाभ क्या था कि साउथ अफ्रीका के तरह उन्हें यहाँ आम सहमति बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। कोई मतलब कि वो कॉन्सेंसस का ज़रूरत ही नहीं पड़ा। कॉन्सेंसस का मतलब होता आम सहमति। तो ये आम सहमति क्या है, जैसा कि प्रीवियस टॉपिक में आप पढ़ चुके हैं कि साउथ अफ्रीका में क्या हुआ था। साउथ अफ्रीका में जब ब्लैक पावर में आ गए थे तो जो वाइट थे वे बहुत ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि उन्होंने अतीत में, पास्ट में ब्लैक्स को बहुत टॉर्चर किया था, ये तो आपको पता है। तो उन्होंने इतना टॉर्चर किया था कि अब वो डरे हुए थे कि अब तो ब्लैक पावर में है, अब तो मेरे साथ भी वही होगा। लेकिन जब मतलब ब्लैक्स पावर में आए और उसके बाद नेल्सन मंडेला वहाँ के राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात कहा कि हमें सब भेदभाव को भुलाकर एक नए अफ्रीका का निर्माण करना है। और एक नए अफ्रीका का निर्माण करने के लिए, उसके लिए उन्होंने वाइट्स नेताओं को भी, जो वहाँ के शासक थे जो पहले के, तो वे सभी को मिला के 2 साल के लंबे डिस्कशन के बाद और लोगों की आम सहमति भी ली गई कि वे वाइट को परेशान नहीं करेंगे, वो भी हमारी तरह है। तो दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान लिखा गया वो क्या था कि उसमें दोनों को, ब्लैक एंड वाइट्स को, दोनों को सेम अपॉर्चुनिटीज मिली थी, दोनों के सेम इक्वल अपॉर्चुनिटीज थी। ये नहीं कि ब्लैक पावर में तो ब्लैक को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कि हमारा ये मदद लेंगे और आप बाहर के तो आपको कम मिलेगा। नहीं, जो दक्षिण अफ्रीका में रह रहे हैं वो वहाँ के नागरिक हैं और जो एकदम इक्वल राइट्स दोनों को मिले थे। इसलिए दक्षिण अफ्रीका के संविधान की सराहना पूरी दुनिया में की गई और वहाँ का मतलब कि अच्छे संविधानों में वहाँ का भी संविधान एक माना जाता है। तो इस तरह की जो आम सहमति बनाने की ज़रूरत हमारे इंडियन नेता, भारतीय नेताओं को नहीं पड़ी थी, क्योंकि वे लोग क्या किए थे,
कि वे लोग जो सभा होती थी ना, वो लोग के जो जुलूस होती थी, जो सभा, जो मीटिंग्स होती थी, तो उसमें वो लोग पहले ही डिसाइड कर चुके थे, पहले ही लोगों को वो बता चुके थे कि जब हमारा भारत आज़ाद होगा तो हम लोकतंत्र लाएंगे, और आज़ाद भारत में लोकतांत्रिक भारत कैसा होगा इसके बारे में वे लोगों को पहले ही बता चुके थे। Our national movement was not merely a struggle against a foreign rule. It was also a struggle to rejuvenate our country and to transform our society and politics. तो हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल था, हमारा जो स्वतंत्रता आज़ादी पाने का जो संघर्ष था, वो सिर्फ आज़ादी पाने का ही संघर्ष नहीं था, बल्कि ये हम आज़ादी के बाद हमारा देश जब आज़ाद होता तो ये हमारे आज़ाद को, हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को, हमारी राजनीति को और हमारे देश को एक नया शेप देता, एक रिजुविनेट करता, एक नया आकार देता। तो फिर अब देखिए, there were sharp differences of opinion within the freedom struggle about the path India should take after independence. आज़ादी के लिए हालांकि फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान ही अलग अलग लोगों के ओपिनियंस आ रहे थे। Such differences exist even today. तो ये जो डिफरेंसेस हैं, ये जो विभिन्नता है, लोगों के विचार तो आपस में मिलते नहीं है, तो सब जानते, जब अपने घर में ही नहीं मिलते हैं तो ये तो अलग अलग लोग थे जो अपना ओपिनियन दे रहे थे कि आज़ाद भारत कैसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ भी क्या थे कि जो मेजॉरिटी में थे, जो बहुत सारे लोगों के जो विचार को देखा गया, सुना गया, पढ़ा गया, तो जो मतलब कि हमारे नेताओं को सही लगा, जो बहुमत में था, जो मेजॉरिटी था, उन विचारों को अपनाया गया। उन विचारों को अपनाया गया। और as far back as in 1928, Motilal Nehru and 8 other Congress leaders drafted the Constitution for India. In 1931, the resolution at Karachi session of the Indian National Congress dwelt on how independent India's constitution should look like. Both these documents were committed to the inclusion of universal adult franchise, right to freedom and equality, and to protecting the rights of the minorities in the Constitution of Independent India. चलिए इसको समझते हैं थोड़ा सा हम लोग। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य जो दूसरे नेता थे, उन्होंने भारत का एक संविधान लिखा था। इसके बाद ठीक 3 साल के बाद 1931 में कराची में एक सभा हुई थी, एक मीटिंग हुई थी, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में के अधिवेशन में एक प्रस्ताव की रूपरेखा रखी गई। एक दूसरा मतलब कि संविधान की रूपरेखा रखी गई कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा। ठीक है, तो ये जो दोनों थे, मोतीलाल नेहरू द्वारा लिखा गया, और 1931 में जो कि मतलब कांग्रेस के अधिवेशन में जो संविधान था, ये दोनों संविधान में मतलब कि स्वतंत्र भारत के संविधान में मतलब कैसा होगा, तो उसमें सार्वभौम वयस्क मताधिकार, मतलब कि वोट देने की आयु कितनी होगी, मतलब वयस्क मतलब एडल्ट फ्रेंचाइजी, वयस्क मताधिकार, मत देने का अधिकार, कितने उम्र के लोग वोट दे सकते हैं, जो उनका वैल्यू, उस वोट का वैल्यू होगा, प्लस स्वतंत्रता और समानता का अधिकार। और जो अल्पसंख्यक होंगे, जो माइनॉरिटीज होंगे भारत में, माइनॉरिटीज का मतलब यहाँ क्या हुआ, जो दूसरे धर्म के लोग जो कम होंगे या फिर दूसरे धर्म या जाति, तो ये लोग जो माइनॉरिटीज होंगे, ये उनके अधिकार कैसे होंगे, मतलब उनकी भी रक्षा की बात उस संविधान में की गई थी। तो इस तरह भारत अभी आज़ाद भी नहीं हुआ है, समझ रहे हैं ना आप लोग, लेकिन जो बेसिक चीज़ें थी वो पहले ही तय कर ली गई थी। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं कि द familiarity with
political institution of colonial rule also helped develop an agreement over the institutional design. The British rule had given voting rights only to a few. On that basis, the British had introduced very weak legislation. Elections were held in 1937 to provincial legislature and ministries all over British India. अब आगे देखिए कि हमारे संविधान को ऐसा नहीं है कि हम कहीं से देख रहे हैं और सुन रहे हैं और उसको कॉपी पेस्ट कर दिए। हमारे जो नेता थे बहुत समझने के बाद और बहुत कुछ जानने के बाद ही संविधान को लिख रहे थे। जैसा कि जानते हैं कि जो ब्रिटिश शासन में थे वे लोग जो कॉलोनिकल औपनिवेशिक मतलब जो ब्रिटिश का जो राजनीतिक संस्था जो थी वो व्यवस्था को भी हमारे भारत के नेता देख लेते कि जो ब्रिटिशर्स हैं जो अंग्रेज हैं वो हमारे देश को कैसे चला रहे हैं। तो उन मतलब कि ये सब भी देख देख कर उन लोगों को संविधान लिखने में मदद मिली। उसके बाद जो हमारे यहाँ जो ये अंग्रेजी हुकूमत थी जो अंग्रेज़ लोग थे ना वे बहुत कम लोगों को वोट देने का अधिकार दिए थे। तो वोट देने का अधिकार बहुत कम लोगों को प्राप्त था। यहाँ सभी लोग वोट नहीं कर सकते थे। तो इस तरह क्या थी कि जो लेजिस्लेचर था जो विधायिका थी वो क्या था कि वो बहुत कमज़ोर थी। कमज़ोर तो होना ही है क्योंकि जब सब लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा तो एक मजबूत मतलब असेंबली एक मजबूत विधायिका लेजिस्लेचर कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो फिर है कि 1937 में क्या हुआ कि भारत में पूरे भारत में असेंबली मतलब कि एकदम क्षेत्रीय हर राज्य में वोट कराए गए थे। हाँ, चुनाव इलेक्शन कराए गए थे। फिर उस पर भी कि जो सरकार जो बनी वहाँ की जो गवर्नमेंट बनी वो पूरी तरह क्या थी, लोकतांत्रिक नहीं थी क्योंकि ब्रिटिशर्स को भी लग रहा था ना। तो वो क्या किए कि भारतीयों को खुश करने के लिए पूरे देश में वो लोग क्या किए कि मतलब कि चुनाव करवा दिए। लेकिन जो चुनाव भी कराए तो क्या वो आपको भरोसा हो रहा है कि वो पूरी तरह लोकतांत्रिक निष्पक्ष चुनाव हुआ होगा? वो पूरी तरह निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ था। वो क्या था कि क्या कहते हैं कि निष्पक्ष चुनाव तो हुआ नहीं था, लोकतांत्रिक सरकार तो बनी नहीं थी। लेकिन यहाँ भी जो मतलब कि लोग विधानसभा में जो बहुत थोड़े लोग भी चुन करके गए तो वो भी क्या था कि वहाँ जो वे काम किए जो हमारे नेता, तो इससे भी संविधान को लिखने में बहुत मदद मिली। इससे भी संविधान को लिखने में क्या हुई कि बहुत मदद मिली। बट द एक्सपीरियंस गेन्ड बाय इंडियंस इन द वर्किंग ऑफ द लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन प्रूव टू बी वेरी यूजफुल फॉर द कंट्री इन सेटिंग अप इट्स ओन इंस्टीट्यूशन एंड वर्किंग इन देम। इसे तो आप समझ गए होंगे। That is why the Indian Constitution adapted many institutional details and procedures from colonial laws like the Government of India Act 1935। तो अब है कि भारतीय संविधान जो लिखा गया तो इसमें जो अंग्रेजी शासन व्यवस्था के समय भी जो व्यवस्थाएं थी, जो संस्थाओं का निर्माण हुआ था, तो उसमें तो कुछ हमारे नेताओं को भी सही लगा। तो इसमें कि उस व्यवस्था और को भी मतलब कि व्यवस्था और संस्थाओं को भी मतलब कि जस का तस अपना लिया गया। जैसे कि ये 1935 का जो इंडिया एक्ट था, ठीक है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 का था उसको जस के तस भारतीय संविधान में रखा गया। और जब भारत हमारा आज़ाद हुआ तो पहले तो बहुत 1921 से ही बहस चला आ रहा था। आपको पता ही, अभी आप लोग पढ़ भी चुके हैं कि ये क्या था कि बहुत पहले से बहस चला रहा था। नेता जो थे हमारे सोच रहे थे। तो ये क्या था कि years of thinking and deliberation on the framework of the constitution had another benefit. Our leaders gained confidence to learn from other countries, but on our own terms. Many of our leaders were inspired by the idea of French Revolution, the practice of parliamentary democracy in Britain, and the Bill of the Rights in the US। चलिए इसको समझते हैं।
अब देखिए बहुत सारे चिंतन विचारों के बाद मतलब कि हमारे नेताओं को संविधान को लिखने में काफ़ी मदद मिली। हमारे नेता इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके थे कि वो मतलब कि जो दूसरे देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन थे उन्होंने पूरे दूसरे देश के भी संविधानों का अध्ययन किया और उनके विचारों को भी अपनाने में उन्हें कोई हिचक नहीं हुई। पर ऐसा नहीं है कि वो मतलब कि दूसरे देश के संविधान को उनको अच्छा लगा बस वो अपने मन से उठाए और यहाँ पर वो लाद दिए। नहीं, ऐसा नहीं था। वो क्या किए कि पहले उसको पढ़े, समझे, अब मतलब आपस में मीटिंग्स किए, विचार विमर्श हुआ, उसके बाद ही उन्होंने पूरी तरह चिंतन करने के बाद ही उस संविधान को अपनाया। तो हमारे जो अनेक नेता थे, जो फ्रांसीसी क्रांति जब हुई थी तो वहाँ पर से उन्होंने क्या उठाया, हमारे जो अनेक नेता थे वहाँ से तो वो क्या था कि हमारे जो बहुत वो किससे इंस्पायर्ड थे, वे थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति से बहुत ज़्यादा वे मतलब कि इंस्पायर्ड थे। हाँ, तो वो बहुत ज़्यादा उससे इंस्पायर्ड थे। और वे लोग क्या थे कि ये ब्रिटेन के जो संसदीय लोकतंत्र के कामकाज थे, जो भी मतलब कि ब्रिटेन के द प्रैक्टिसेस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन में जिस तरह से संसद चलता था, हाँ, जो ब्रिटेन में भी तो लोकतंत्र था, पता है आपको। तो ब्रिटेन के जो लोकतांत्रिक संसद के कामकाज से भी हमारे नेता काफ़ी प्रभावित थे। उसके बाद वे लोग जो हमारा जो फंडामेंटल राइट्स, हमारा जो मौलिक अधिकार हो, इससे वे कहाँ से प्रभावित हुए, तो बिल ऑफ द राइट्स इन द यूएस। और वे लोग वहाँ के मतलब कि अमेरिका के जो अधिकार के जो हमारे फंडामेंटल राइट्स मतलब वो अमेरिका से लिया गया, वे अमेरिका के अधिकारों की सूची से हमारे जो नेता थे वे काफ़ी प्रभावित थे। इसके अलावा द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन इन रसिया, जो रसिया में समाजवादी क्रांति हुई थी, तो वो जो समाजवादी क्रांति हुई थी कि समाज कैसा होना चाहिए, इससे भी हमारे जो भारतीय नेता थे काफ़ी प्रभावित थे। तो ये भी क्या थे कि वे सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे थे, वे नकल नहीं कर रहे थे, वे सबसे ये सवाल मतलब सोचते थे कि ये सब चीज़ अगर हम भारत में लागू करें तो ये भारत के हित के लिए अच्छा होगा। तो ये सारी चीज़ों ने हमारे संविधान निर्माण में मदद की। उम्मीद है कि आपको ये जो टॉपिक है ये अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। कल हम लोग फिर से पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।